नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपे टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 25/8/2018 का है, सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का वह इससे पहले के सभी पेपर्स को देख चुके हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना सभी पेपर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा एसी सर्किट के मामले में समान, ऑप्शन बी दे रखा उच्च, सी दे रखा बहुत ही ज्यादा, डी दे रखा शून्य, ई दे रखा एकक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्टेज के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, 110 का भाग देंगे 660 में तो कितना आ जाएगा? 6 कूलम्ब। कितना आ जाएगा चार्ज? 6 कूलम्ब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए दे रखा है से अधिक, से छोटा, के बराबर, या तो ए या बी, या तो बी या सी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के बराबर होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होगा। अगर किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, बी दे रखा ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा, सी दे रखा ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, डी दे रखा ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा, ई दे रखा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए सभी दोस्त। फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है। ईएमएफ समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों, इन फॉर्मूलों में सभी होते हैं। ये क्या है? सभी ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण है। क्या है? ईएमएफ समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात क्या होता है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात होता है 1:1। कितना होता है? 1:1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज सर्किट के लिए वेक्टर आरेख तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए वोल्टेज, बी दे रखा करंट, सी दे रखा शक्ति, डी दे रखा फेज एंगल, ई दे रखा रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट होता है। क्या होता है? संदर्भ वेक्टर करंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्वो मोटर मूल रूप से एक होता है यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, टू फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, या थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फेज इंडक्शन मोटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटों से ऑन है तो बिजली की खपत की मात्रा क्या होगी। बिजली की खपत की मात्रा ज्ञात करना है। तो बिजली की खपत की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पावर गुणा घंटों की संख्या अर्थात समय। तो 100 गुणा 10/1000। क्या करेंगे? तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो 1 किलोवाट हावर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए
अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर होता है एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक, शून्य या दो के बराबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से कम होता है। पिच फैक्टर क्या होता है शॉर्ट पिच कॉइल के लिए, एक से कम होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरियों को समांतर में क्यों जोड़ा जाता है? बैटरी का जीवन काल बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, या करोशन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बैटरी को समांतर में जोड़ा जाता है। बैटरी को समांतर में क्यों जोड़ा जाता है? करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर किस क्रम में होता है? तो अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0002। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम खालिस्तान वाले सर्किट पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए दे रखा लंप्ड पैरामीटर, बी दे रखा पैसिव एलिमेंट, सी दे रखा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, डी दे रखा नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ई दे रखा वाट मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व पावर का इस्तेमाल खालिस्तान में होता है। ऑप्शन ए दे रखा जनरेटिंग स्टेशन, बी दे रखा ट्रांसमिशन स्टेशन, सी दे रखा घरेलू बिजली की आपूर्ति, डी दे रखा ट्रांसफार्मर, ई दे रखा है डीसी मोटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेटिंग स्टेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक ट्रांसफार्मर का घटक है? ऑप्शन ए दे रखा है कॉइल, बी दे रखा है कोर, सी दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग, डी दे रखा है सेकेंडरी वाइंडिंग, ई दे रखा है इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर के घटक क्या क्या है? कॉइल भी है, कोर भी है, प्राइमरी वाइंडिंग भी है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सब। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाले अत्यधिक करंट वोल्टेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा सर्ज, बी दे रखा लाइटिंग, सी दे रखा शॉर्ट सर्किट, डी दे रखा ओपन सर्किट, ई दे रखा आइसोलेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरज वोल्टेज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सरज वोल्टेज। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाले अत्यधिक वोल्टेज को क्या कहा जाता है? सरज वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज्यादा करंट के लिए सबसे किफायती सुरक्षा है? इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है रिवायरेबल फ्यूज, बी दे रखा है आइसोलेटर, सी दे रखा है सर्किट ब्रेकर, डी दे रखा है एयर ब्रेकर स्विच, ई दे रखा है वोल्टेज रेगुलेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवायरेबल फ्यूज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट का मान निर्धारित करें जिसका कलेक्टर करंट 0.9 मिली एम्पियर और बेस करंट 20 मिली एम्पियर है। तो चलिए हल करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे, 20/0.9 का भाग देंगे तो 20 में जब 0.9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा? 20 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परिपथ बीजों की वोल्टेज रेंज कम है, सबसे कम है। ऑप्शन ए दे रखा एयर सर्किट ब्रेकर, बी दे रखा टैंक प्रकार तेल परिपथ वियोजक, सी दे रखा एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक, डी दे रखा SF6 सर्किट ब्रेकर, ई दे रखा वैक्यूम परिपथ वियोजक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर ब्रेक परिपथ वियोजक की वोल्टेज रेंज सबसे कम होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, HRC फ्यूज में कट ऑफ और अंतिम धारा शून्य के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कुल संचालन समय, बी दे रखा है आर्किंग समय, सी दे रखा है प्री आर्किंग समय, डी दे रखा है न्यूनतम रप्चरिंग समय, ई दे रखा है पीक समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किंग समय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, यदि लाइव तार धातु की केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होगी? ऑप्शन ए दे रखा है पावर हाउस, बी दे रखा भू संपर्क तार, सी दे रखा डायनेमो, डी दे रखा ट्रांसफार्मर, ई दे रखा मोटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भू संपर्क तार में स्थानांतरित होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? इनमें से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है हवा, बी दे रखा है गैस, सी दे रखा है कोयला, डी दे रखा है डीजल, ई दे रखा है पेट्रोल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा। राइट आंसर क्या होगा? हवा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए दे रखा संवाहक की लागत घट जाती है, बी दे रखा धारा घट जाती है, सी दे रखा क्षमता बढ़ जाती है, डी दे रखा प्रेरकता समान रहता है, ई दे रखा ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों, अर्थात संवाहक की लागत भी घट जाती है और क्षमता भी बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है? आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है आर्मेचर कम्यूटेशन, बी दे रखा है आर्मेचर रिएक्शन, सी दे रखा है क्षेत्र कम्यूटेशन, डी दे रखा है क्षेत्र रिएक्शन, ई दे रखा है करंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा सीरीज, बी दे रखा शंट, सी दे रखा कम्युलेटिव रूप से कंपाउंड, डी दे रखा ओवर कंपाउंड, ई दे रखा बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी श्रेणी मोटर में बी व बैक ईएमएफ और आर्मेचर धारा के मध्य का संबंध क्या है? वोल्टेज, बैक ईएमएफ और आर्मेचर धारा के मध्य का संबंध क्या है? तो दोस्तों सूत्र के आधार पर बताना कौन सा सूत्र लगेगा इनमें से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज बराबर होगा बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर धारा गुणा आर्मेचर प्रतिरोध प्लस आर्मेचर धारा गुणा सीरीज प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में चाल नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड पद्धति में कितनी मशीनें प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों डीसी मशीन में चाल नियंत्रण के लिए होती है ऑप्शन नंबर सी 3 मशीनें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा ब्रीदर में सिलिका जेल किसे अवशोषित करता है? नमी को, धूल को, ऊष्मा को, वाइब्रेशन को या शक्ति को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नमी को। किसे अवशोषित करता है? नमी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा इंसुलेशन और शीतलन का, बी दे रखा ल्यूब्रिकेशन, सी दे रखा केवल इंसुलेशन, डी दे रखा केवल शीतलन, ई दे रखा है आवासीय विद्युत से सुरक्षा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलेशन और शीतलन का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर तेल क्या काम करता है? इंसुलेशन और शीतलन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, बुकोल्ज रिले को खालिस्तान ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जा सकता है? स्वतः, वायु शीतलित, झलाई, तेल शीतलित, वायु प्रबलित प्रकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। बुकोल्ज रिले को कहाँ किया जा सकता है? तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संचरण लाइन के उप स्टेशन सिरे पर मुख्यतः किस प्रकार का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा स्टार स्टार, बी दे रखा डेल्टा डेल्टा, सी दे रखा स्टार डेल्टा, डी दे रखा डेल्टा स्टार, ई दे रखा डेल्टा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार डेल्टा संयोजन प्रयुक्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 3 बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल अर्थात 9 वोल्ट रिलीज अर्थात एनवीआर क्वाइल कहाँ संयोजित होती है? ऑप्शन ए दे रखा आर्मेचर परिपथ में, बी दे रखा क्षेत्र परिपथ में, सी दे रखा मुख्य आपूर्ति पर, डी दे रखा आर्मेचर और क्षेत्र परिपथ के मध्य, ई दे रखा भार पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्षेत्र परिपथ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसे के मापन के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? आवृत्ति का, शक्ति का, वोल्टेज का, आरपीएम में चाल का, रेजिस्टेंस का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीएम में चाल का। किसको? आरपीएम में गति का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होगी? प्रूफ रीडिंग की, शयन कक्ष की, अस्पताल कक्ष में, रेलवे प्लेटफॉर्म में या कक्षा में। तो उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की इकाई की आवश्यकता कहाँ होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, पारद वासप लैंप खालिस्तान प्रकाश देता है? गुलाबी, पीला, हरा नीला, सफेद या लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा नीला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ठंडा कैथोड लैंप कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, हीलियम लैंप, नियॉन लैंप, जीएसएल लैंप, ट्यूब लैंप, पारावासप लैंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियॉन लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा? घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? एमसीबी का, एसीबी का, ओसीबी का, एमसीसीबी का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमसीबी का। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर के संबंध में रियोस्टेट का विभेदित कैसे किया जाता है? रियोस्टेट का विभेदित कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है, रियोस्टेट में घुमावों की संख्या अधिक होती है। बी दे रखा है, रियोस्टेट में अधिक संख्या की टैपिंग होती है। सी दे रखा है, रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग कम होती है। डी दे रखा है, रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग ज्यादा होती है। ई दे रखा है, रियोस्टेट में घुमावों की संख्या कम होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग ज्यादा होती है। क्या होती है? वाट क्षमता रेटिंग ज्यादा होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बन कोडेड प्रतिरोधकों में से किसका मान 20% सहायता के साथ 10 किलो ओम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20% सहायिका व 10 किलो ओम है। इसका कोडेड प्रतिरोधक कितना है? 10 किलो ओम है। तो दोस्तों इसके लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूरा, काला, नारंगी और कोई स्वायत्त बैंड नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है? पावर प्रतिरोधक, नॉन मेटेलिक प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक, वेरिएबल प्रतिरोधक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिएबल प्रतिरोधक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्लिप फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंबन करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना करता है? 90 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खाद्य संसाधकों और मिश्रण यंत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी दे रखा है शेडेड पोल मोटर, सी दे रखा है यूनिवर्सल मोटर, डी दे रखा है कैपेसिटर रन मोटर, ई दे रखा है डीसी मोटर। तो दोस्तों इसके लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर यूनिवर्सल मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, एमीटर सर्किट किस प्रकार से जुड़ा होता है? एमीटर होता है वो सर्किट से किस प्रकार से जुड़ा होता है? तो एमीटर हमेशा जुड़ा होता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मीटर कॉइल से समानांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है मल्टीप्लायर, बी दे रखा है जंपर, सी दे रखा है शंट, डी दे रखा है सीरीज, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हीट स्टोन विधि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है वोल्टेज, बी दे रखा है करंट, सी दे रखा है शक्ति, डी दे रखा है प्रतिरोध, ई दे रखा है धारिता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर किससे बने होते हैं? कार्बन है, रजत है, सिलिकॉन स्टील, फास्फोर ब्रोंज, तांबा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान से उत्पादित बिजली को पीजो इलेक्ट्रिक कहा जाता है? वेग, उष्मा, प्रकाश, दबाव या आवाज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव से उत्पादित बिजली को पाइजो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का खालिस्तान स्रोत भी कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा नवनीकरण, बी दे रखा गैर नवनीकरण, सी दे रखा उत्पादक, डी दे रखा निर्माण करने वाली, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नवनीकरण स्रोत भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।